बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि हाउ टू राइट अ समरी ऑफ द पेपर। ये आपको असाइनमेंट दी गई है। पिछले लेक्चर में भी इसके ऊपर हल्की सी बात हुई है। कुछ तालिब इल्म राब्ता कर रहे थे कि समरी किस तरह लिखनी है, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए और समरी लिखते वक्त कौन से पॉइंट्स जो कंसीडर करने चाहिए वो कौन से हैं। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी शॉर्ट सी वीडियो देखेंगे और मैं इसके ऊपर ब्रीफ करूंगा आपको पॉइंट्स, और स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ताकि आप इसको रीड आउट कर सकें, वीडियो भी देखें और इसकी स्लाइड्स भी देखें। तो हम शुरू करते हैं। पहली बात है, समरी होती क्या है। समरी इज टेलिंग द मेन आइडियाज ऑफ द आर्टिकल इन योर ओन वर्ड्स। जब आप कोई भी आर्टिकल स्टडी करते हैं तो उसके बाद जो उस आर्टिकल का जो मेन आइडियाज होता है, जो उसकी कंट्रीब्यूशन होती है, जो उसकी नोवेलिटी होती है, जो उसके अंदर काम किया होता है, आप उस चीज को अपने वर्ड्स के अंदर लिखते हैं। दूसरी चीज, समरी जब भी लिखनी है उससे पहले आपको पेपर को क्रिटिकली एनालिसिस करना पड़ेगा और उस पेपर की आपको एवेल्युएशन करनी पड़ेगी। तो उससे पहले जब आप पेपर को डाउनलोड करें, उसको देखें कि वो आपके एरिया के रिलेटेड है या नहीं है। जब आप उसको पेपर को देख लेंगे कि आपके एरिया के रिलेटेड है, तो आपने मेन पॉइंट्स जो उस पेपर के अंडरस्टैंड करने हैं। अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स ऑफ द आर्टिकल, कि इस आर्टिकल के अंदर क्या काम किया गया है। और इस आर्टिकल की जो अगली चीज है वो फाइंडिंग्स हैं कि आर्गुमेंट्स उसने जब अपने आर्टिकल को कंक्लूड किया है तो उसने उस वक्त अपनी फाइंडिंग भी दी होंगी इसके अंदर। तो फाइंडिंग भी देखनी है आपने उसके अंदर और डिसाइड करना है। ये कंक्लूजन्स के अंदर आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी उसकी, कंक्लूजन के सेक्शन के अंदर। और डिसाइड करना है एक क्राइटेरिया टू वैल्यूएट द पेपर, क्या ये पेपर ठीक लिखा हुआ है, क्या ये आपके रेलिवेंट है, क्या इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, क्या ये पेपर इस काबिल है कि आप इसको अपने आर्टिकल के अंदर आप इसको साइट कर सकें। तो ये आपने क्राइटेरिया डिफाइन करना है पेपर को वैल्यूएट करने का। उसके बाद प्रोवाइड अ क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ द आर्टिकल बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड क्राइटेरिया सेलेक्टेड है। तो जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है उसकी बेस के ऊपर आपने उस पेपर को एवेल्युएट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो आर्टिकल को क्रिटिकली एनालिसाइज करने से और उसको समराइज करने से जो मेन चीज है वो है कि हम अपने आर्टिकल का लिटरेचर व्यू का सेक्शन लिखते हैं। अब क्रिटिकली एनालिसिस करना है, उसको समराइज करना है, तो उसके लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए उस पेपर को स्टडी करने का। तो सबसे पहले प्लान टू स्पेंड एट लीस्ट 1/2 आवर of the time you devoted to this assignment to regarding the understanding the material। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल के अंदर किया क्या हुआ है और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। उस आर्टिकल को पढ़ना है, उसको देखना है, उसके कंटेंट्स को देखना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि टाइम फैक्टर है।
फिर आप जब एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है क्या ये इसकी कोई ले टर्म्स हैं इसके अंदर, और क्या इस आर्टिकल को अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना पड़े तो क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली? क्या ये इतना आर्टिकल इजी है? क्या इस आर्टिकल के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको अंडरस्टैंडेबल हो ही ना, और आप उसको रिव्यू लिखने चल पड़े हैं उसका? सबसे पहले आर्टिकल के अंदर जो मेन चीजें हैं वो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगरचे आर्टिकल के अंदर भी उन्होंने एक-एक चीज को एक्सप्लेन किया होता है, लेकिन फिर भी आपको आर्टिकल पढ़ने से पहले उस एरिया के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। वो मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर भी कहा था कि आप जिस एरिया के को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उस एरिया के बारे के अंदर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखें, आप लिटरेचर पढ़ें, जिसके अंदर उस एरिया की आपको मेरिट्स, डीमेरिट्स, आपको उसकी एप्लीकेशंस, आपको उसके अंदर लेटेस्ट जो रिसर्च है, उसके अंदर टूल्स और टेक्निक्स हैं, और कितना काम हुआ है उस एरिया के अंदर, क्या 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 काम हो सकता है और कैसे हो सकता है, कौन से टूल्स यूज हो सकते हैं, और इस एरिया के अंदर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप किसी एरिया को, किसी भी पेपर को, मटेरियल को अपने वर्ड्स के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, देन आप राइटिंग की पोजीशन में होंगे कि आप पेपर को, आप उसका रिव्यू लिख सकें उस पेपर का। तो सबसे पहले आपने उस एरिया का नॉलेज होना चाहिए, जिस एरिया का आप पेपर पढ़ने जा रहे हैं, उसको क्रिटिकली एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्रिटिकल एनालिसिस आप उसको कर सकते हैं जब आपको उस एरिया का नॉलेज होगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। स्कैन द मटेरियल। सबसे पहले आपने पेपर जब भी खोलना है तो आपने उसकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, और सबसे पहले आपने पेपर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देख रहे हैं कि क्या ये पेपर अप्रोप्रिएट पेपर है। बहुत सारे पेपर्स ऐसे भी होते हैं जो जर्नल्स जो नए नए ओपन होते हैं, वो बहुत ज़रा स्टूडेंट्स के पेपर्स ऐसे भी पब्लिश कर देते हैं जो ना स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ना उसके अंदर कोई फ्लो होता है, ना कोई सिमेट्री होती है। किसी के पेपर्स को पकड़ के रीफ्रेज किया होता है, और उस पेपर की टांग, बाजू इस तरह मरोड़े होते हैं कि उस पेपर का हुलिया बिगड़ा होता है। ऐसे पेपर आपने डिस्कार्ड कर देने हैं, ऐसे पेपर आपने नहीं पढ़ने। तो जब भी आपने किसी पेपर को क्रिटिकल एनालिसिस करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपने देखना है उसकी कि हेडिंग्स, सब हेडिंग्स की कोई सेंस है, उसके अंदर जो चीजें मटेरियल दिया हुआ है पेपर के अंदर क्या वो सफिशिएंट है, ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी टाइटल्स प्रॉपरली हैं, उसके अंदर कुछ सिमेट्री मौजूद है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जो आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही हैं, ये सबसे पहले आपने जैसे ही पेपर आपने ओपन करना है, देखना है, तो सबसे पहले आपने पेपर की वर्थ है उसको आपने स्कैन करना है कि क्या ये इस काबिल है पेपर कि मैं इसको क्रिटिकली एनालिसिस कर सकूं इस पेपर का। राइटिंग के स्टेप्स की तरफ आते हैं। पहले तो आपने इसको देख लिया, राइटिंग की तरफ आते हैं। अब आपने पेपर को, एक पेपर को आपने उसका एनालिसिस करना है, और आपने एक टाइम पे एक पैराग्राफ पढ़ना है उसका। अब आप जैसे उसका पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे, आप उस पैराग्राफ के अंदर जो मेन चीजें हैं, उसकी मेन आइडियाज हैं, वो सारी की सारी चीजें आप अंडरलाइन करते जाएंगे। जैसे आप बुक्स को पढ़ते हैं, आप मेन चीजें हैं उसकी अंडरलाइन कर लेते हैं, ताकि जब आप दोबारा उसको पढ़ें तो आप जो मेन चीजें हाईलाइट्स की हैं, जो मेन की पॉइंट्स हैं, आप उन्हीं को देखें। फिर आपने उसको, उन पॉइंट्स को अपने अल्फाज के अंदर लिखना है,
और इस तरह लिखना है कि आपके पेपर का प्लेजरिज्म ना आए। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके सेंटेंसेस हैं, आपके उस पेपर के साथ पूरे एग्ज़ैक्टली टैली ना हो रहे हों। ज़्यादातर 3 अल्फ़ाज़ इकट्ठे या 4 अल्फ़ाज़ इकट्ठे नहीं आने चाहिए। 4 अल्फ़ाज़ अगर इकट्ठे आएँगे उस पेपर के और आपके जो समरी के, तो ये चीज़ प्लेजरिज़्म के अंदर आ जाएगी। जब भी हमने उसको राइट अप करना है, तो सबसे पहले हमने पेपर के ज़्यादातर हम ऑथर्स लिखते हैं। टाइटल आर्टिकल का नहीं लिखा जाता। बहुत कम लोग हैं जो उसको आर्टिकल का टाइटल भी लिखते हैं। लेकिन जब पेपर के अंदर लिखा जाता है, तो ज़्यादातर ऑथर्स के नेम लिखे जाते हैं। ऑथर्स के नेम कैसे लिखने हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। अब बात हो रही है कंटिन्यू राइटिंग योर समरी बाय राइटिंग the other underlined sentences in your own words. Remember that you need to change both the words of the sentence and the words order. अगर आप उसी तरीके से लिख देंगे जिस हिसाब से उसने लिखे हुए हैं, तो ये आपका प्लेजरिज्म बनेगा। अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लें, उसको एक्टिव पैसिव वाइज कर लें, तो इससे सेंटेंस की जो है वो असल शक्ल नहीं बिगड़नी चाहिए लिखते हुए, और उसका मतलब वही रहना चाहिए। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिवाइज कर लें या उसको रीफ्रेजिंग की और टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स को भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अपनी अगली लेक्चर्स के अंदर। तो ये हम कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा अभी भी इसके अंदर। तो ट्रांज़िशंस वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे लिंक्स करने के लिए। ये नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैं इसके आपको बताऊँगा कि ट्रांज़िशन वर्ड्स कौन से होते हैं, जिनकी मदद से हम सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। ऑथर्स के नेम इंक्लूड करते हैं, ये बिल्कुल हम करते हैं। जब हम लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम पेपर को साइट भी करते हैं और साथ हम ऑथर्स के नेम भी लिखते हैं। और जो मुख्तलिफ साइटेशन स्टाइल्स हैं, उनके अंदर भी ऑथर्स के नेम आते हैं। फिर वहाँ पर हमें ऑथर का नेम समरी में लिख पैराग्राफ में लिखते वक़्त इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ पर अब IEEE स्टाइल है, वहाँ पर ब्रैकेट स्टाइल भी कहते हैं उसको, वहाँ पर हम नेम लिख देते हैं। लेकिन जो APA स्टाइल है, APA की साइटेशन के अंदर ही ऑथर्स के नेम आ जाते हैं, तो इसलिए हम डुप्लीकेशन नहीं करते। वहाँ पर हम ऑथर्स के नेम की बजाय और वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं। वो वर्ड्स कौन से यूज़ करते हैं, वो भी हम अगली आने वाली स्लाइड्स के अंदर इनको भी देखेंगे। जब आप अपना लिख लेंगे आप, तो उसके बाद आप उसको री-रीड योर पीस, उसको आप अपनी चीज़ों को दोबारा देखें और उसको दोबारा स्टडी करें और उसके अंदर जो गलतियाँ हैं और जो शॉर्टकमिंग्स हैं और उसको अगर मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, तो आप उसको मज़ीद बेहतर भी आप करें आप उसको। जब भी आपने पेपर स्टार्ट करना है, उसको रीडिंग करते हुए, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी लेक्चर्स के अंदर कि हमने उसका एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट हमें पढ़ना है। उसके बाद हमने रीड द फर्स्ट पैराग्राफ और द सेक्शन हेडेड इंट्रोडक्शन और एब्स्ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी गई होती हैं और इसके अंदर मेथोडोलॉजी भी थोड़ी-सी डिस्कस होती है, फ्लो ऑफ द पेपर भी डिस्कस होता है इसके अंदर। जो टेक्नीक यूज़ की जा रही होती है, उस टेक्नीक के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी डिस्कस किए होते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डिस्कस होती है। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स भी इसी के अंदर डिस्कस होते हैं, उस पेपर के, उस प्रॉब्लम के जिसको वो सॉल्व करने जा रहा है। तो सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन या कंक्लूजन के सेक्शंस के अंदर मिल जाती हैं। जब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन भी सेक्शन देखेंगे, तो उसके अंदर आपको रीज़न्स मिल जाएँगी कि ये आर्टिकल क्यों लिखा हुआ है। हर ऑथर ये जस्टिफाई करता है कि ये मैं
आर्टिकल क्यों लिख रहा हूँ, मैंने कौन सी ऐसी प्रॉब्लम देखी है जिसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं है, या जो मैंने एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस पढ़े हैं, उनको स्टडी किए हैं, वो सॉल्यूशंस इनएडिक्वेट हैं, वो प्रॉपर नहीं हैं, या उन सॉल्यूशंस के अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो नेक्स्ट, रीड द डिस्कशंस और कंक्लूजन सेक्शन। ज्यादातर डिस्कशन कंक्लूजन्स का लफ्ज यूज होता है टू आइडेंटिफाई हाउ द ऑथर इज इंटरप्रेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स। जब ऑथर अपनी बात करेगा, रिसर्च फाइंडिंग्स देगा, तो वो कंक्लूजन्स का सेक्शन यूज करेगा और उसके अंदर पूरी की पूरी उसने डिटेल्स दी होती हैं। ये नोट है हाउ द ऑथर समराइज द पेपर प्रेजेंटेड इन द बॉडी ऑफ द पेपर और व्हाट रिकमेंडेशंस ही शी बेस्ड ऑन द पेपर। ये कंक्लूजन्स के सेक्शंस के अंदर ये आपको सारी पेपर की समरी दी होती है, जितना भी ऊपर काम करके आया होता है ऑथर, वो सारा का सारा काम उसने कंक्लूजन सेक्शंस के अंदर एक्सप्लेन किया होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। रीड इन डिटेल। ये पिछले हम स्लाइड्स के अंदर हमने ओवरव्यू किया। अब हम इस आर्टिकल की डिटेल्स के अंदर जाएंगे। तो वंस यू हैव रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ एंड डिस्कशन और कंक्लूजन सेक्शन, उसके बाद हम अगर हमें ये आर्टिकल अप्रोप्रिएट लगेगा और हमें ये समझ आती होगी आर्टिकल की, जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो उसने बात की है, जो उसने कंक्लूजन दी है, अगर हमें अब समझ आती होगी तो फिर हम उसके अंदर फर्दर डिटेल्स के अंदर जाएंगे उस आर्टिकल की। हाईलाइट और अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स एंड की फ्रेजेस। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर पेपर के अंदर कुछ की फ्रेजेस होते हैं, जिसके अंदर उसने सारी की सारी बात को पूजे के अंदर बंद किया होता है, लुबे लुबाब लिखा होता है। तो वो उस चीज के की फ्रेजेस होते हैं। ऐसे की फ्रेजेस जो हैं, हमने सब के सब हाईलाइट कर लेने हैं इस पेपर के अंदर। इसके बाद आपने राइट वन सेंटेंस समरी फॉर ईच ऑफ द मेन पॉइंट ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ द पेपर। आपने एक एक पॉइंट्स को, जो जो आपने हाईलाइट किए होंगे, उनको आपने अलग पेपर के ऊपर लिख लेना है और आपने खुद उन अल्फाज को, जो पॉइंट्स हैं, उनकी आपने समरी लिख लेनी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, ऑलवेज नोट डेफिनेशंस, कीवर्ड्स एंड टेक्निकल टर्म्स। हर पेपर के अंदर कुछ डेफिनेशंस लिखी होती हैं, कुछ ऐसी चीज होती हैं जो डेफिनेशंस होती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिनके वर्ड्स को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें जो हैं, आप उनको हमेशा इन्वर्टेड कॉमे के अंदर लिखते हैं। अगर आप अपनी समरी के अंदर लिखनी है, आप समझते हैं ये जो दो एक जो सेंटेंस है, ये दो सेंटेंसेस हैं, ये एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है और इस ये चेंज नहीं हो सकती। इसके वर्ड्स चेंज किए तो ये पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को आप प्लेजरिज्म से बचने के लिए आप उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो ऐसी कोटेशंस होती हैं पेपर्स के अंदर, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसी चीजें होती हैं, सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन जो सेंटेंसेस होते हैं वो उनको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखेंगे। तो बाकी चीजें ये वही लिखी हुई हैं। तो अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम। इसके अंदर जो बात डिस्कस की गई है वो है कि रीड एनालिटिकली। हमने पेपर को फाइनलाइज करने के बाद उसको राइटिंग स्टेज में लेके आना है। उसके उससे पहले हमने उस पेपर को एनालिटिकली उसको रीड करना है। तो इसके क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, जब भी आप, जाहिर बात है, जब पेपर को आप रीड करेंगे तो आप उसका पर्पस देखेंगे, उसके अंदर मेन पॉइंट्स क्या हैं, उसके अंदर कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की गई है, उस पेपर की फाइंडिंग्स क्या हैं या कंक्लूजन्स क्या हैं, या आपने उसको एनालिटिकली रीड आउट करना है। इन एडिशन,
Analysis of the critical summary involves identifying unstated assumptions. आपने वो चीजें भी इसमें ढूंढनी है जो उसने बात उस पेपर के अंदर नहीं की हुई. Steps in the arguments that are not logical. वो भी आपने ढूंढने हैं जो उसने बातें इनलॉजिकल की हैं. जो चीजें उसकी ठीक नहीं हैं वो भी आपने देखनी है. Any additional purposes of the article or paper that are not explicitly stated. जब भी पेपर किसी जर्नल में जाता है पब्लिश होने के लिए तो उसका रिव्यू होता है. उस रिव्यू के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स से नीचे जो तीन दिए हुए हैं ये बहुत क्रिटिकली इसके ऊपर फोकस किया जाता है और इनको बहुत क्रिटिकली इन पॉइंट्स को देखा जाता है और इन पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा पेपर गेज किया जाता है. और अगर पेपर के अंदर जो मसाइल्स होते हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफाई करके उसको ऑथर को भेज दिए जाते हैं या उसका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाता है. माइनर रिवीजन में भी आ जाता है, मेजर रिवीजन में भी आ जाता है, पेपर रिजेक्ट भी हो जाता है. और अगर पेपर बिल्कुल ठीक हो उसके अंदर कोई ऐसी चीजें ना हो तो पेपर उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है. अब हम बात करते हैं evaluate what you read. इसके अंदर हम फाइनली बात करेंगे जो आपने वैल्यूएट किया है, जो आपने रीड किया है उसके बारे में आपकी राय क्या है. वो राय आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो आपकी राय नेगेटिव भी हो सकती है. जब आप क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं चीज़ों का तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आ रही होती हैं. हर आर्टिकल के अंदर ये एक बात गुंजाइश आप हर आर्टिकल के अंदर ये बात में रखिएगा कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है. किसी भी ऑथर का जो आर्टिकल है वो परफेक्ट नहीं लिखा होता, उसके अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, मजीद इन्हांसमेंट की जा सकती है, उसके अंदर मजीद उसके अंदर मटेरियल डाला जा सकता है, उसके रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है. तो ये एक जेनेरिक सा क्राइटेरिया है, ये दिया हुआ है यहाँ पर. तो अगर आपने इस पेपर को वैल्यूएट करना हो तो आपने इस चीज़ों को कंसीडर कर लेना है. ये ब्लू टेक्स्ट कलर के अंदर ये सारा कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है. ये आपके पास क्राइटेरिया है, इसको आप स्टडी करें इस क्राइटेरिया को और इस क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर आप उस रिसर्च आर्टिकल को गेज करें, उसको चेक करें. ये चीज़ें हमने पहले भी पीछे स्लाइड्स के अंदर हमने डिस्कस कर ली हैं. अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ. ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है. इसमें कुछ सैंपल फॉर्मेट्स हैं डिस्कस किए हुए. आगे जो स्लाइड्स हैं हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, इनको गौर से देखिएगा और इनको बार बार देखें ताकि आपको समरी लिखते वक्त कोई मसला ना हो. जब हमने समरी स्टार्ट करनी है पेपर की तो हमने सबसे पहले ऑथर को टैग करना है. तो ऑथर टैग यू नीड टू स्टार्ट योर समरी बाय टेलिंग द नेम ऑफ द ऑथर. तो यहाँ पर मैंने कुछ टैग करने के स्टाइल दिए हुए, 3-4 स्टाइल्स हैं, ये भी बताता हूँ. जॉन जॉन्स है, while describing the main theme of the paper explains. आगे आप उस पेपर के बारे में लिखेंगे. यहाँ पर एक चीज़ ये में रखिएगा कि यहाँ पर जॉन जॉन्स जो है वो सिंगल ऑथर है. अगर दो ऑथर्स की बात होती है तो हम एंड यूज करेंगे कि जॉन जॉन्स एंड एल्बर्ट. ये दूसरा एल्बर्ट दूसरा ऑथर है. तो सिंगल ऑथर होगा तो हम वैसे लिख देंगे, अगर दो ऑथर होंगे तो हम बीच में एंड यूज करेंगे. इन हिज आर्टिकल सेज दैट द रियल रीजन. आगे आप इसको कंटिन्यू करेंगे. अगर ऑथर्स दो से ज्यादा हैं
तो फिर लिखते वक्त आपने क्या करना है, जॉन जॉन्स एंड अदर्स डिस्क्राइब्स। अब हम दो से जब ज्यादा अथर्स हो जाते हैं तो फिर हम अदर्स का लफ्ज यूज करते हैं भी साथ, पहला अथर का नेम एंड अदर्स। तो फिर तीनों, चारों, पांचों जितने भी हों फिर हम उसके साथ अदर्स लिख लेते हैं। आई ट्रिपल ई स्टाइल के अंदर ये एपीएस स्टाइल में हम एंड अदर्स करके लिखते हैं। एपीएस स्टाइल के अंदर हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एट ऑल, जॉन एट ऑल, स्टेट स्टैट। तो ये आपके पास राइटिंग के स्टाइल्स हैं। इन ऑफ ऑथर्स नेम को आप अगर आप एक तरफ भी छोड़ दें तो फिर भी आपने जब स्टार्ट करना है लिखना है तो लिखते वक्त आपने ये मुख्तलिफ स्टाइल्स मैंने आपको दिए हैं, आपने इनको कंसीडर करना है। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। समरी लिखनी है, कैसे लिखना है, ये जो आपके पास एक टेम्पलेट दी हुई है मैंने, आपने इस टेम्पलेट को एज इट इज यूज नहीं करना। ये टेम्पलेट नेट से ली गई है और अगर आप इसके अंदर ही चेंजेस करेंगे तो ये प्लेजरिज्म के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जस्ट एक एज टेम्पलेट है, आप इस तरह की अपनी टेम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं इसको लिखते वक्त। तो अगर आप समरी लिखनी है तो रेस्ट ऑफ द समरी शुरू तो हमने कर लिया, ऊपर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि ऊपर स्टार्ट कैसे करना है, नेम लिख के टैग करके हमने स्टार्ट कैसे करना है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द समरी है उसके बारे में है, द रेस्ट ऑफ योर essay is going to give the reason and evidence for that main statement. In other words, what is the main point of the writing is trying to make and what are the supporting ideas he or she uses to prove it। जो उन्होंने अपने पेपर्स के अंदर जो आइडिया है उसको प्रूव किया है, उसको सही साबित किया है, अपने काम को वैलिडेट किया है, वो उसके मेन पॉइंट्स है। डज द ऑथर ब्रिंग अप एनी अपोजिंग आइडिया, ऑथर ने कोई अपोजिंग आइडिया भी दिया होगा उसके अंदर, उसने लिखा होगा कि पहले जो काम हुआ हुआ है इस काम के अंदर ये डेफिशिएंसीज मौजूद हैं। तो उन चीज़ों को भी आपने स्टडी करना है ताकि आपको पता हो कि ये जो ऑथर ने काम किया है, इस ऑथर ने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, आपको उस पेपर की प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पता होना चाहिए और उसने जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको अपोज किया होगा। एंड इफ सो व्हाट डज ही और शी डू टू रिफ्यूट देम। अगर किसी चीज को उन्होंने गलत साबित किया है तो उन्होंने कैसे साबित किया है, कौन से दलाइल दिए हैं, ये सारी की सारी चीजें आपने समरी के अंदर मद्देनजर रखनी है। तो यहीं से स्टार्ट होगा, जॉन जॉन्स व्हाइल डिस्क्राइबिंग द मेन थीम ऑफ द पेपर एक्सप्लेन्स। ये लाइंस ऐसे आ जाएंगी, ये ऊपर जैसे दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, ये ऐसे इज द इशू डिस्क्राइब्ड इन। ये हमारे पास जो लगा है ये ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट स्टाइल है साइटेशन के लिए। बाय ऑथर नेम, द थीम ऑफ द आर्टिकल इज, ये आपने आर्टिकल का समरी लिखते वक्त आर्टिकल का आपने थीम बताना है। द ऑथर्स मेन क्लेम इज, आपने उसका क्लेम बताना है। एंड हिज और हर सब क्लेम इज, अगर उस पेपर के अंदर कोई दूसरा क्लेम भी दिया हुआ है वो भी आपने डिस्कस कर लेना है। सब बहुत ज़्यादा मेजरली आर्टिकल्स के अंदर एक ही क्लेम होता है, अगर सब क्लेम भी हो वो भी आपने डिस्कस कर लेना है। द आर द ऑथर आर्गूस, ये आपने यहाँ पर उस ऑथर के जब आप पढ़ेंगे तो उसके आर्गूमेंट्स यहाँ पर आपने लिख लेने हैं। अदर पेपर आर्गूस, जो दूसरे पेपर्स जो दूसरे ऑथर्स के जो आर्गूमेंट्स हैं पेपर के अंदर दूसरे ऑथर्स के आर्गूमेंट्स भी लिखे होते हैं जिनको उस ऑथर ने रिफ्यूट किया होता है, उसने
नल वाइड किया होता है, उसको पोज किया होता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ढूंढी होती है, वो भी आपने जब समरी लिखनी है तो वो भी पॉइंट्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो द ऑथर रिफ्यूट दीज आइडियाज बाय सेइंग, जाहिर बात है जब जो चीजें उसने रिफ्यूट की होंगी उसने वो किसी बेसिस के ऊपर रिफ्यूट की होंगी, ये भी आपने यहाँ पर लिखनी है। और हिज और हर कंक्लूजन इज, यहाँ पर आपने दूसरी उसकी कंक्लूजन भी आपने लिख देनी है। अब यहाँ पर ये कुछ अल्फाज हैं, जेम्स गार्सिया, आर्गूस, ये आपने लफ्ज यूज कर लेना है। एक्सप्लेन्स का लफ्ज आपने यूज कर लेना है आथर के साथ। ये आथर्स नेम आ रहा है, और अगर आप आथर्स के नेम को यूज कर रहे हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं आथर का, आप उसका सिंगल नेम सेकंड नेम भी ले सकते हैं आथर का। ऐसे भी लिख सकते हैं द ऑथर डिस्क्राइब्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं द राइटर, और ये भी आप उसके साथ वर्ड यूज कर सकते हैं, राइटर के साथ डिस्क्राइब्स का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं। द रिसर्चर कंप्लेन्स, ऐसे भी हम अपने जुमले को शुरू कर सकते हैं, और ऐसे भी हम अपने यूज कर सकते हैं। अब एडवर्ब है सेड के साथ, ये सेड है हमारे पास, इसके साथ ये एडवर्ब्स हम इसको यूज कर सकते हैं। आर्गूज केयरफुली, एक्सप्लेन्स क्लियरली, डिस्क्राइब्स इंसाइटफुली, रिस्पेक्टफुली और शूडली, ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास अल्फाज हैं, ये आपने इनके साथ यूज कर लेने हैं। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप और भी आप अल्फाज को देख सकते हैं, जो आपको अल्फाज बेहतर लगे वो आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने समरी लिखनी है। जब लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन लिखा जाता है, जो इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, तो उसमें मल्टीपल पेपर्स को रीड आउट किया जाता है, लिटरेचर रिव्यू शो किया जाता है कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टडी किया है। और हर पेपर के साथ आप सेड नहीं लगाएंगे कि जॉन्स एंड एल्बर्ट सेड दैट, अगले पेपर्स के अंदर खाली आप लिख देंगे एल्बर्ट सेड दैट। अगला पेपर आप लिख रहे हो तो आप लिखेंगे इमरान तारक सेड दैट। हर एक के साथ ऐसे नहीं लगाना, आपने ये मुख्तलिफ किस्म के ऑथर्स नेम यूज़ करने हैं इन चीज़ों को, और इधर से आपने मुख्तलिफ किस्म के उसके साथ सेड की बजाय आपने ये मुख्तलिफ अल्फाज ये इसको यूज़ करना है, और ये मुख्तलिफ एडवर्ब्स दिए गए हैं, आपने इनका इस्तेमाल करना है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बात की थी, हम ट्रांजिशन वर्ड लिस्ट को देखेंगे, जहाँ पर हमने कंट्रास्ट करना है वहाँ पर हमने ऑल्दो, हमने हाउएवर, इन कंट्रास्ट, ऑन द कंट्रेरी, और ये स्टिल, ऐसे अल्फाज हमने अपने समरी के अंदर आपने लिखने हैं। जहाँ पर आपने एक जुमले से दूसरा जुमला जोड़ना है, तो एक जुमला लिखने के बाद इन एडिशन, फर्दर मोर, जो उसकी दूसरी बात करनी है, मोर ओवर का लफ्ज आपने यूज कर लेना है, इनफैक्ट आपने यूज कर लेना है, कंसिक्वेंटली आप लफ्ज यूज कर लेना है, अगेन का आपने लफ्ज यूज कर लेना है। ये आपके पास ट्रांजिशंस हैं। एक आपने जुमला लिख लिया, उसके बाद आपने उसी पेपर के बारे में जब दूसरा जुमला लिखना है, तीसरा जुमला लिखना है, उसमें एक और अल्फाज जुमलों का आप उसके अंदर इजाफा करना चाह रहे हैं, तो जो जुमले स्टार्ट करने हैं, तो ये आपने एडिंग जो आइडियाज़ हैं, इनमें से आपने कुछ, अगर किसी चीज़ के ऊपर आपने एम्फसाइज करना है तो आपने उसके अंदर स्पेशली का लफ्ज़ यूज़ कर लेना है, यूजुअली का लफ्ज़ यूज़ करना है, फॉर द मोस्ट पार्ट, ये आपके पास अल्फाज हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये भी आप लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। अनक्वेश्चनेबली, ये भी आप लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली, ये ऐसे अल्फाज हैं जो आपके ट्रांजिशन के ये इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ जुमलों को आपस के अंदर जोड़ने के लिए, और कंट्रडिक्ट करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। तो जब हम लिख रहे होंगे
तो हम इन जुमलों को, इन अल्फाज को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने अल्फाज अपने ज़हन के अंदर रखने हैं। टेक्स्ट एनालिसिस है, ये भी मैं एक और चीज़ आपको करवा रहा हूँ। डॉगनाइजेशन ऑफ, ये हमने यूज़ किया है, इसके अंदर साइटेशन स्टाइल है, ये हम आगे जाके देखेंगे ये स्टाइल क्या होता है। इज इफेक्टिव और इनइफेक्टिव बिकॉज यहाँ पर आपने रीजन दे देनी है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बजाय आपने यहाँ पर ऑथर्स का या उसका जो भी है वो भी आप लिख देना है। द essay is opening cast the readers to the essays style is, यहाँ पर पेपर्स के बारे में, ये टेक्स्ट एनालिसिस से मेन ये है कि पेपर का जो टेक्स्ट है हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं अपनी समरी के अंदर। तो ये आपके पास एक समरी है, ये एक आपके लिए एक टेम्पलेट है, ऐसे हम उसके अंदर अल्फाज यूज कर सकते हैं। द ऐसे स्टाइल इज, ये आपने उसका जब टेक्स्ट एनालिसिस कर लेना है कि ये पेपर ठीक है, फ्लो है, इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, इसके अंदर टाइपो मिस्टेक तो नहीं है, और इसके अंदर कुछ सिमेट्री मौजूद है, इसके अंदर साइड फिगर्स हैं, जो टेबल्स हैं वो सही तरह प्रॉपरली कैप्शन्ड किए हुए हैं पेपर के, और पेपर के जो फॉन्ट्स हैं या उसके जो स्टाइल्स हैं उसके अंदर सिमेट्री मौजूद है पेपर के, और आपने इस तरह कैप्शंस के स्टाइल्स के अंदर आपने सिमेट्री देख लेनी है। पिक्चर्स आपने उसकी देख लेनी है कि पेपर्स की पिक्चर ब्लर तो नहीं लगी हुई। टेबल के स्टाइल्स देख लेने हैं, क्या सारे के सारे टेबल एक ही स्टाइल्स के अंदर मौजूद हैं। सम टाइम ऑथर्स जो है वो एक टेबल का स्टाइल और लगाया होता है, दूसरे टेबल का स्टाइल और लगा होता है, तो इसके अंदर ये मसाइल आ जाते हैं। एंड द टोन इज शोन बाय द लैंग्वेज यूज्ड इज, आपने उसकी लैंग्वेज के ऊपर आपने क्रिटिसाइज कर लेना है। द ऐसे की बजाय आप पेपर का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं। आर्गुमेंट इज कंस्ट्रक्टेड लॉजिकली हैं या इनलॉजिकल हैं, ये भी आपने चीजें इसके अंदर आपने देख लेनी है। द ऐसे इज ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर गिव अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द essay paper, perhaps telling where the description of the problem is, where claim are made, and where scored is located, in which paragraphs, and why this is effective or ineffective in proving the points। तो ये आपने जब टेक्स्ट एनालिसिस करना है किसी पेपर का, तो ये आपने ये इस तरह आप उसको लिख सकते हैं, और अपने अल्फाज के अंदर ये सारे का सारा टेक्स्ट एनालिसिस आपने पेपर के देना है। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी इसके बारे में है, ऑथर एनालिसिस के बारे में। यहाँ पर आपने ऑथर का एनालिसिस करना है। क्या ये जो ऑथर है इसने जो काम किया हुआ है, क्या आपको ऐसा स्मेल हो रहा है कि इसने अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से किया हुआ है? क्या ये जो ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, क्या वो प्रॉपरली वही ऑडियंस है जो उसके पेपर के अंदर डिस्कस हुई है? आप उस पेपर के ऑथर के बारे के अंदर भी डिस्कस, ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं डिस्कस करते लोग। ऑथर्स के उसको गूगल स्कॉलर पे जाते हैं, ऑथर की प्रोफाइल वहाँ से देखते हैं, उसकी प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, उसके अंदर उसको ऑलरेडी जो उसने काम किया हुआ है वो कितना वर्थी है। तो हर ऑथर की क्रेडिबिलिटी होती है, वो भी इस पेपर की समरी के अंदर डिस्कस की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर मोर देन 95% लोग इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि पेपर की जब समरी लिखी होती है या लिटरेचर भी लिखा होता है तो साथ उस ऑथर की क्रेडिबिलिटी को भी डिस्कस किया जाता है कि ये बहुत बड़ा ऑथर है और इसने ये चीज़ें की हैं, और ऑलरेडी इसका ये इतना एक्सपीरियंस है, और इसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा साइटेड हुआ हुआ है, ये रिनाउंड पेपर है, और इस पेपर की क्रेडिबिलिटी कितनी है, इसकी साइटेशंस कितनी है, और ऑथर का ऑलरेडी कितना काम पब्लिश हो चुका है इसी टॉपिक के ऊपर, और ये जो काम उसका बाइस है या अनबाइस है, और ऑडियंस, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो
किसी भी ऑथर के बारे में डिस्कस की जा सकती हैं। लाज़मी नहीं है कि डिस्कस करें। जो टेक्स्ट एनालिसिस है, जो लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था, वो किया जा सकता है। रीडर एनालिसिस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसके अंदर लिख सकते हैं, आई थिंक द रीडर वुड रिएक्ट टू दिस आर्गुमेंट बाई। आप उस पेपर को आप रीड करेंगे और आप रीडर के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, कि एज ए रीडर जो है आपने उस पेपर को कैसा देखा है, ये चीजें उसके बारे में आप पेपर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक दैट द ऑथर्स आगे इज इफेक्टिव इज लेस इफेक्टिव बिकॉज, आप उसकी रीजन लिखेंगे, इंक्लूड्स रीजन वगैरह लिखेंगे उसकी, द सपोर्ट इज एडिक्वेट, inadequate and is relevant legal irrelevant to the author's claim। तो ऑथर के हिसाब से जब सॉरी आप उसको रीडर के हिसाब से पेपर को एज ए जो आपके एनालिसिस है, एज ए रीडर जो आपने पेपर को पाया है, आप उसके बारे में भी अपनी राय जो है वो समरी के अंदर लिख सकते हैं। ये सारी चीजें एक समरी के अंदर आती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपने एक पेपर की जब आपने समरी लिखनी है, 200 से 250 वर्ड्स तक की आपकी समरी होनी चाहिए एक पेपर की, अपने अल्फाज के अंदर होनी चाहिए। उस पेपर को क्रिटिकल एनालिसिस करके लिखें आप, और उसकी इंग्लिश उसकी ठीक होनी चाहिए, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपकी समरी के अंदर। उसके लिए आप कोई भी ग्रामर चेकिंग का ऑनलाइन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी आप इंग्लिश वाले बंदे को भी आप चेक करवा सकते हैं। उसके अलावा जब भी आपने समरी एंड करनी है, तो आपने उसके अंदर अपनी भी राय शामिल कर देनी है कि ये जो आपकी रीडर एनालिसिस है या टेक्स्ट एनालिसिस है, ये भी सारा आपने राय उसके अंदर समरी के अंदर शामिल करनी है। 10 पेपर्स की आपने समरी बनानी है, और आपने उसको प्रॉपर फाइल्स के अंदर करके आपने उसको सबमिट करना है। आई होप कि आपको समझ लगी होगी। फर्दर अगर कोई डिटेल होगी तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे।